हेलो, दिस इज डॉक्टर रुपिंदर कौर। वेलकम टू फिजियो लेक्चर्स। अब लास्ट के कुछ वीडियो में हमने नी जॉइंट बायोमैकेनिक्स में देखा, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा और ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा। अब ये वीडियो में हम क्यू एंगल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है क्वाड्रिसेप मसल्स और पटेला के बीच में क्या कनेक्शन है, या फिर क्वाड्रिसेप मसल्स के फंक्शंस को कैसे इफेक्ट करती है वेट बेयरिंग एंड नॉन वेट बेयरिंग पोजीशन, वो भी इसी वीडियो में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले क्यू एंगल। अब क्यू एंगल जो है उसे क्वाड्रिसेप एंगल भी बोलते हैं, पटेलो-फेमोरल एंगल भी बोलते हैं। अब ये जो एंगल है, यहाँ पे जो क्वाड्रिसेप मसल्स आते हैं वो, और यहाँ पे जो है पटेलर टेंडन होता है, उनके बीच में बनता है। अब जनरली होता क्या है कि जिस तरह से क्वाड्रिसेप मसल्स इस तरह से आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है पटेला होता है, और नीचे जो है पटेलर टेंडन होता है। ये पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, पर हमारे में ये स्ट्रेट नहीं होता है, क्योंकि हमारी नीज में जो है थोड़ा सा जो है वल्गम प्रेजेंट होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो है एक एंगल बनता है, उस एंगल को जो है हम क्यू एंगल बोलते हैं। अब ये जो है जेनु वाल्गम वारम में भी दिया हुआ है कि नॉर्मली हमारी जो ये जो नी होती है वहाँ पे कुछ एंगल प्रेजेंट होता है, तो वो टिबियो-फिब्रल अलाइनमेंट में उस वीडियो में भी अच्छे से समझाया है। आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा और ऊपर आई बटन आ रहा होगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम जो है सिर्फ क्यू एंगल पे फोकस करते हैं। तो क्यू एंगल पहले बनता कैसे है कि ASIS से एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में से इस तरह से एक लाइन आती है जो पटेला मिड पॉइंट से पास होगी, मतलब वो क्वाड्रिसेप की लाइन जो है वो, और दूसरी जो है इस तरह से स्ट्रेट लाइन है जो मिड पॉइंट ऑफ पटेला से ये पास हो रही है टिबियल ट्यूबरोसिटी तक, ये जो है पटेलर टेंडन की लाइन है। इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं क्यू एंगल। अब ये जो क्यू एंगल है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट अलाइनमेंट ऑफ नी जॉइंट। नी जॉइंट अलाइनमेंट की इंफॉर्मेशन देता है। अगर नी जॉइंट की अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आए, मतलब नॉक नीस हो जाए, जेनु वाल्गम या वारम कुछ भी हो, अगर कोई भी किसी भी तरह से नी का अलाइनमेंट खराब हो, तो वो जो है ये क्यू एंगल जो है या तो बढ़ेगा या कम होगा। अब नॉर्मल ये जो क्यू एंगल है वो 10 to 15 डिग्री होता है। फीमेल्स में थोड़ा ज्यादा होता है, 18 डिग्री तक नॉर्मली देखने को मिलता है वाइडर पेल्विस की वजह से। तो फीमेल्स में जो है ये क्यू एंगल थोड़ा ज्यादा होता है। नॉर्मल रेंज जो है वो 10 to 15 डिग्री है। अब फैक्टर अफेक्टिंग द क्यू एंगल, किस वजह से जो है क्यू एंगल कम हो जाता है या बढ़ जाता है, कौन से फैक्टर्स इसे इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है मस्कुलर इम्बैलेंस। अब मस्कुलर इम्बैलेंस में क्या होता है कि हमें पता है कि अगर ये पटेला है तो वास्टस मीडियालिस और वास्टस लेटरालिस होती है, तो उसकी वजह से मस्कुलर अगर इम्बैलेंस हो जाए, सपोज यहाँ पे वास्टस जो मीडियालिस है, लेटरालिस है, अगर वास्टस मीडियालिस वीक हो गई है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, तो पटेला जो है वो सबलक्सेट हो जाएगा लेटरल साइड की तरफ, शिफ्ट सबलक्सेशन या डिस्प्लेस हो जाएगा लेटरल साइड की तरफ। उसकी वजह से क्या होगा, क्यू एंगल में चेंजेस आएंगे, क्यू एंगल इंक्रीज हो जाएगा। अब IT बैंड टाइटनेस, IT बैंड जो है वो अगर टाइट हो जाए तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि क्यू एंगल जो है वो अफेक्टेड होता है, क्योंकि IT बैंड जो है वो पटेला से अटैच होता है। अब उसकी टाइटनेस होगी तो उसकी वजह से पटेला डिस्प्लेस होगा, और उसकी वजह से जो है क्यू एंगल उस पर इफेक्ट पड़ेगा। जेनु वाल्गम और वारम, अब इसमें भी जो है क्यू एंगल अफेक्ट होगा। अगर नॉक नीस है तो क्यू एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब अगर नॉक नीस है इस तरह से नीस, तो उसमें क्या होगा कि ये जो क्यू एंगल है वो बढ़ जाएगा, नॉक नीस में ये बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर ये यहाँ से स्ट्रेट जा रहा है और ये ऐसे लाइन आएगी तो ये क्यू एंगल बढ़ेगा नॉक नीस में, वाल्गम में। अब वारम है तो उसमें क्यू एंगल जो है वो कम हो जाएगा। अब मीडियल फेमोरल टॉर्शन, ये जो फीमर है इसका मीडियली टॉर्शन हो गया, मतलब एंटी वर्जन।
अब एंटीवर्जन और रेट्रोवर्जन के बारे में भी एक डिटेल में वीडियो है, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा और ऊपर आई बटन भी आएगा। अगर फीमरल का एंटीवर्जन हो जाए या फीमरल का मीडियल टॉर्जन हो जाए तो उसकी वजह से भी यहाँ पे पूरी अलाइनमेंट में फर्क पड़ेगा और क्यू एंगल में चेंजेस आएंगे। लेटरल टिबियल टॉर्शन, टिबिया जो है वो लेटरली टॉर्शन हो तो उसकी वजह से ये लेटरली टॉर्शन हुआ तो ये जो है पटेलर टेंडन इस पे इफेक्ट पड़ेगा तो एंगल इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद जो है प्रोनेशन ऑफ फुट, फुट जब प्रोनेट होता है तो टिबियल टॉर्शन भी होता है साथ में, उसकी वजह से जो है ये क्यू एंगल इफेक्ट होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो क्यू एंगल को इफेक्ट करते हैं। तो अगर क्यू एंगल जो है किसी का प्रॉपर नहीं आ रहा है तो ये सारे फैक्टर्स चेक करने होते हैं कि मसल इम्बैलेंस तो नहीं है, आईटी बैंड टाइटनेस तो नहीं है, जेनु वाल्गम, जेनु वारम, मीडियल फेमोरल टॉर्जन, लेटरल फेमोरल टॉर्जन, प्रोनेशन ऑफ फुट, इनमें से कुछ भी हो सकता है। किसी की वजह से भी जो है ये क्यू एंगल में चेंजेस आ सकते हैं। अब क्यू एंगल के बाद जो नेक्स्ट है वो है पटेलर इन्फ्लुएंस ऑन क्वाड्रिसेप मसल एक्शन। पटेला जो है वो क्वाड्रिसेप मसल एक्शन पे किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है तो उसके बारे में देखना है। सबसे पहले जो पटेला है वो क्वाड्रिसेप जो मसल होती है उसके जो मूवमेंट ऑफ आर्म जो है उसे इंक्रीज कर देता है। Patella lengthen the movement of arm of the quadricep by increasing the distance of quadricep tendon and patellar tendon from the knee joint axis. Knee joint axis से पटेला की वजह से जो है ये जो लेंथ जो है मूवमेंट ऑफ आर्म मोमेंटम ये इंक्रीज हो जाता है क्वाड्रिसेप का। तो पटेला जो है वो एनाटॉमिकल पुली की तरह वर्क करता है, लेकिन ये सिंपल पुली नहीं है। Patella act as a anatomical pulley, but it does not act as a simple pulley. क्योंकि सिंपल पुली में क्या होता है कि ऊपर और नीचे की तरफ दोनों तरफ जो टेंशन लगता है वो सेम होता है, इक्वल ऑन बोथ साइड। पर यहाँ पे क्या होता है कि पटेला के ऊपर जो टेंशन है वो ज्यादा होता है, क्वाड्रिसेप टेंशन ज्यादा होता है और नीचे जो पटेलर टेंडन का टेंशन होता है वो कम होता है। तो सुपीरियर साइड पे टेंशन ज्यादा है और इंफीरियर साइड पे पटेला में जो टेंशन है वो कम लगता है, तो इसीलिए ये सिंपल पुली की तरह वर्क नहीं करता है। बिकॉज इन सिंपल पुली टेंशन इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स, बट इन पटेला टेंडन टेंशन इज लेस ऑन इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ पटेला एंड मोर इन क्वाड्रिसेप टेंडन एट द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ पटेला। अब वेट बेयरिंग और नॉन वेट बेयरिंग दोनों में किस तरह से जो है पटेला इन्फ्लुएंस या क्वाड्रिसेप का एक्शन जो है वो चेंज होता है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले ड्यूरिंग नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस। नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, जैसे जैसे नी एक्सटेंशन होगा क्वाड्रिसेप को जो है ज्यादा फोर्स जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे पहले पूरा नी फ्लेक्स्ड है तो जो है इतना टेंशन क्वाड्रिसेप को जनरेट नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये जो है नी एक्सटेंशन में जा रहा है तो मूवमेंट ऑफ आर्म जो है इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि ये कोई पर्सन है और उसके पैर पे कुछ वेट बांधा हुआ है, तो जैसे जैसे पर्सन नी एक्सटेंड करने की ट्राई करेगा, जितना ज्यादा नी एक्सटेंड होगा और ये जो है मूवमेंट ऑफ आर्म मतलब वेट और ये जो है इसके बीच में जो है नी जॉइंट के बीच में, नी जॉइंट एक्सिस और वेट की एक्सिस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा ज्यादा। जितना मूवमेंट ऑफ आर्म बढ़ेगा, ये डिस्टेंस बढ़ेगा, उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ज्यादा लगेगा। तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए क्वाड्रिसेप को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। सो ड्यूरिंग नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप मसल जनरेट मोर टॉर्क। क्वाड्रिसेप जो है वो ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करती है एज नी अप्रोचेस टू फुल एक्सटेंशन। जैसे जैसे नी जो है फुल एक्सटेंशन में जाता है क्वाड्रिसेप को उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ता है टू ओवरकम द इंक्रीजिंग मूवमेंट ऑफ आर्म ऑफ रेजिस्टेंस। वो इसलिए क्योंकि मूवमेंट ऑफ आर्म जो रेजिस्टेंस की है वो बढ़ती जाती है। अब जब वेट बेयरिंग पोजीशन होती है, नॉन वेट बेयरिंग तो देख ली, अब जब वेट बेयरिंग पोजीशन होता है तो भी जो है क्वाड्रिसेप को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। वो कैसे कि जनरली होता क्या है
जब नी फ्लेक्स करते हैं तो हैमस्ट्रिंग का वर्क ज्यादा होता है नी फ्लेक्शन के टाइम। लेकिन अब इसमें होता क्या है कि जो वेट की वजह से ही हैमस्ट्रिंग मसल्स जो हैं उनको वर्क कम करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा काम तो वेट ही कर देता है। जो बॉडी का वेट होता है, हेड, आर्म्स और ट्रंक का वेट, उसकी वजह से ही नी फ्लेक्स हो जाएगा। लेकिन नी फ्लेक्शन को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए क्वाड्रिसेप मसल को इसेंट्रिक वर्क करना पड़ता है, क्योंकि क्वाड्रिसेप की मसल एक्शन क्या है, नी एक्सटेंसर है वो, तो वो उसका कोसेंट्रिक एक्शन हुआ। लेकिन जैसे ही वो नी फ्लेक्शन करेगा तो वो उसका क्या हुआ, इसेंट्रिक वर्क। अगर कोसेंट्रिक इसेंट्रिक वर्क ना पता चल रहा हो तो टाइप्स ऑफ मसल एक्शन करके एक वीडियो है जिसमें ये डिटेल में समझाया है, आप वहां पे देख सकते हो। ऊपर आई बटन भी आएगा और नीचे लिंक भी दिया होगा, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो अब होता क्या है वेट बेयरिंग में, जैसे जैसे पर्सन नीचे जाएगा तो ये जो मूवमेंट ऑफ आर्म है वो इंक्रीज होगी। तो कंट्रोल्ड पूरा जो नी फ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये क्वाड्रिसेप को इसेंट्रिक वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ज्यादा जो है वो वर्क तो क्वाड्रिसेप को करना पड़ेगा। भले नी फ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन नी फ्लेक्शन से ज्यादा जो है हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है हिप पे वर्क करते हैं। अब ये जो है नी फ्लेक्शंस की जो वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हैं, उसमें भी ये चीज समझाई है। सो ड्यूरिंग वेट बेयरिंग क्वाड्रिसेप जनरेट मोर टॉर्क। वेट बेयरिंग में क्वाड्रिसेप को ज्यादा काम करना पड़ता है। एज नी फ्लेक्शन इंक्रीजेस, जैसे जैसे नी फ्लेक्स इंक्रीज होता है तो देन टू कंट्रोल द इंक्रीजिंग मूवमेंट ऑफ आर्म बाय वेट, बॉडी वेट। तो बॉडी ऑफ वेट की वजह से जो भी मूवमेंट ऑफ आर्म ये इंक्रीज हो रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्वाड्रिसेप को इसेंट्रिक वर्क करना पड़ता है। तो ये था क्यू एंगल और जो है पटेलर इन्फ्लुएंस ऑफ क्वाड्रिसेप मसल एक्शन के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।